Good morning, students. In the last lecture, we discussed about the role of Jacobin during the French Revolution. Let's continue our chapter 1, the French Revolution. लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि जो जैकोबिन क्लब्स है दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लब ड्यूरिंग दैट पीरियड. तो ये जो क्लब है वो किसने बनाया था? मिडिल क्लास बिलोंग्स टू द थर्ड एस्टेट मेंबर्स who were deprived from the political rights even after the constitution. जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 में, उसके बाद भी उन लोगों को, सभी लोगों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे थे. तो उन लोगों ने क्या बनाया था? जैकोबिन क्लब बनाया था. जैकोबिन क्लब की जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की थी कि दे वोर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, दे कैरिंग द रेवोल्यूशन, स्टॉर्मिंग द पैलेस एंड डिक्लेयर द फ्रांस अ रिपब्लिक. उसके बाद हमने ये देखना था कि जो लुई 16 है उसका क्या होता है, क्योंकि उस टाइम तक लुई 16 को क्या कर दिया था, उन्होंने एक जगह पर बंद कर दिया था और उनकी जो फैमिली है उसको, रॉयल जो फैमिली है, दैट वाज ऑल्सो इम्प्रिजन्ड, कि उसको भी जेल में डाल दिया गया था. लेकिन अब क्या किया गया? लास्टली लुई 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन. जो लुई 16 है दैट वाज सेंटेंस्ड टू डेथ. और इसके बाद जो उसकी प्रिंसेस थी मैरी एंटोंटे, उसको भी सेम जो है पनिशमेंट दी गई. तो यहाँ से हमारा लुई 16 का चैप्टर जो है वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है लुई 16 का, क्योंकि उससे तो जो है पनिशमेंट ही मिल गई, डेथ पनिशमेंट मिल गई. तो यहाँ से लुई 16 जो है वो हमारा खत्म हो गया. अब इसके बाद क्या होता है कि एक रिपब्लिक बन गया. रिपब्लिक जो है फ्रांस बन. तो जो जैकोबिन क्लब है उसका जो लीडर था दैट वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर. ये हमने किया था. मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब. तो ये जो क्लब का लीडर था वही जो है आगे जो रिपब्लिक गवर्नमेंट बनी, रिपब्लिक गवर्नमेंट का भी लीडर कौन बना? नो डाउट कि अब हेरिडिटरी किंग जो है वो वहां पर खत्म हो गया था. तो रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है वो किसके अंडर चल रही थी? अंडर द लीडरशिप ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर. लेकिन अब क्या हुआ कि सारी पावर किसके हाथ में आ गई? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर के हाथ में आ गई. तो रॉबेस्पायर ने भी जो है कुछ अलग पॉलिसीज, लॉज बनाने वहां पर शुरू कर दिए, और इस पीरियड को वहां पर कहा गया द रेन ऑफ टेरर. द वेरी मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, the most important question, the reign of terror, या हम इसे यूं भी कह सकते हैं द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट. ठीक है, ये पीरियड था. दैट पीरियड वाज 1793 टू 1794. 1793 से लेकर 1790. तो ये पीरियड हमारा कहलाता है रेन ऑफ टेरर के नाम से, 1793 टू 1794, जहां पर रॉबेस्पायर ने कुछ अपनी ऐसी पॉलिसीज जो हैं वो वहां पर जो है इम्प्लीमेंट करना शुरू किया. तो सबसे पहले हमारी आती है इसमें स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ रॉबेस्पायर. सबसे पहले जो रॉबेस्पायर है उसने वहां पर किस तरीके की जो पॉलिसीज हैं वो वहां पर इम्प्लीमेंट की. ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, यानी कि उसने पूरी तरह से फ्रांस को अपने कंट्रोल में कर लिया और पनिशमेंट की पॉलिसी जो है अडॉप्ट की. पनिशमेंट वो किसको देता था? ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic. जिसको भी वो समझता था कि वो रिपब्लिक का एनिमी है, यानी रिपब्लिक के खिलाफ है कोई पर्सन,
तो उसको क्या दी जाती थी, पनिशमेंट दी जाती थी। चाहे वो कोई मिडिल क्लास हो, चाहे वो नोबल हो या फिर क्लर्जी हो, कोई भी पर्सन अगर रिपब्लिक के खिलाफ था तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी। और पनिशमेंट भी कैसी, पनिशमेंट में कि उस पर्सन को पहले अरेस्ट किया जाता था, फिर जेल में डाल दिया जाता था। फर्स्टली ही वाज अरेस्टेड एंड देन ही वाज इम्प्रिजन। फिर अगर कोर्ट को लगता था कि वो गिल्टी है, यानी कि वो कल्प्रिट है, उसने ऐसा कुछ किया है, तो उसे कौन सी सजा दी जाती थी, दे वर गिलोटाइन। ये आपका 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द गिलोटाइन। अब ये जो है एक तरीके की वहां पर क्या थी, गिलोटाइन एक मशीन थी, एक डिवाइस था जिसके दोनों तरफ क्या लगे हुए होते थे, 2 पोल्स होते थे, और 2 पोल्स के बीच में, जैसे ये 2 पोल्स होते थे और इन 2 पोल्स के बीच में क्या होता था, ब्लेड होता था। और एक जो पर्सन है उसका हेड जो है वो यहाँ पर रख दिया जाता था और उस ब्लेड से उसे कट कर दिया जाता था, उसके सिर को काट दिया जाता था। दैट वाज नोन एज गिलोटाइन। क्लियर है कि ये जो है पनिशमेंट क्या कहलाती थी, गिलोटाइन। तो कोई भी पर्सन जो है रिपब्लिक के खिलाफ होता था, सीधा उसे इस तरीके की जो मौत की सजा जो है दे दी जाती थी। सेकंड जो उसने किया दैट वाज इकोनॉमिक कंट्रोल। इकोनॉमिक कंट्रोल अब उसने क्या किया कि वो इकोनॉमिकली इक्वालिटी लेकर आ जाता था फ्रांस में। तो रॉबिस्पायर जो गवर्नमेंट है उसने कुछ ऐसे लॉज इशू किए जिससे उसने क्या कर दिया, जो वेजेस और प्राइसेस जो है उसको उन्होंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। फिक्स द वेजेस एंड प्राइसेस ऑफ ब्रेड। तो उसने क्या किया कि जो फार्मर्स हैं अब उनको दे वर फोर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑन दिस फिक्स्ड प्राइसेस। उन्हें इस फिक्स प्राइसेस पर ही अपने प्रोडक्ट को सिटी में सेल करना होता था। दूसरी चीज की जो वो वहां का स्टेपल फूड, हमने कहा फ्रांस का क्या था, स्टेपल फूड ब्रेड। अब जैसे आपके यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के ब्रेड्स आते हैं, है ना, आप मैदा ब्रेड भी लेते हो, आटा ब्रेड भी लेते हो, ब्राउन ब्रेड भी लेते हो, दोनों तीन, हर एक ब्रेड का जो है प्राइस जो है वो डिफर करता है ना। इसी तरीके से वहां पर भी ब्रेड क्वालिटीज जो है वो डिफर करती थी। जो हाई क्लास है वो जो है स्पेशल उनके लिए जो होता है वाइट फ्लोर ब्रेड वो यूज करते थे। लेकिन रॉबिस्पायर ने यहाँ पर भी कंट्रोल कर दिया कि जो ब्रेड है वो वाइट फ्लोर जो ब्रेड है, व्हाइट फ्लोर ब्रेड जो है वो उसने पूरी तरह से बंद कर दिया। और सभी, चाहे वो अपर क्लास है चाहे लोअर क्लास है, उनको जो है वो ब्रेड यूज करना पड़ता था जिसको वो क्या कहते थे, पेन टी गैलेट। ये जो है वो यहाँ के उसके ब्रेड का नेम था जिसको वहां पर क्या कहा जाता था, अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो उसे इक्वालिटी ब्रेड, इट मीन्स इक्वालिटी ब्रेड। तो वहां पर सभी लोगों के लिए इस ब्रेड को क्या कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया, जिससे इक्वालिटी ब्रेड का नाम दिया गया। ये ब्रेड नेम आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाइट फ्लोर ब्रेड को जो है उसने फॉरबिडन कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया, यानी लोगों के पास अपने खाने के लिए भी चॉइस नहीं थी, वो उसने उस पर भी कंट्रोल कर लिया। अब थर्ड जो है, थर्ड उसने प्रिंसिपल लिया इक्वालिटी का, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। अब वो सभी में जो है, चाहे वो कोई स्पीचिंग है या फिर कोई भी स्पीच है या किसी को एड्रेस करना है, यानी हमने कोई स्पीच देनी है या किसी को बुलाना है, तो उसके लिए भी उसने क्या ला दिया, वर्ड्स में भी इक्वालिटी ला दी। सबसे पहले वहां पर जैसे हम यहाँ पर जेंट्स के लिए सर और जो फीमेल पर्सन उनके लिए मैडम यूज करते हैं, तो वहां पर जो है मॉन्सियर, मॉन्सियर का मीनिंग वहां पर होता था सर, यानी मेल पर्सन को वहां पर मॉन्सियर बोला जाता था, और जो फीमेल पर्सन है उसके लिए वो वर्ड यूज करते थे मैडामी, यानी कि मैडम। तो ये वर्ड जो है वो डिफरेंट वर्ड्स वहां पर यूज किए जाते थे बिफोर द रॉबिस्पायर, मॉन्सियर एंड मैडामी मीन सर एंड मैडम। अब उसने
उसने क्या किया, इन वर्ड्स के यूज को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया कि द फ्रेंच पीपल couldn't use the words monsieur and madame, तो फिर क्या यूज कर सकते थे, उसके जगह उसने क्या वर्ड्स रखे, सिटोयन और सिटोयने। इन दोनों का ही मतलब क्या था, सिटीजन। अब ये वर्ड जो है वो रिप्लेस, ये जो वर्ड है वो रिप्लेस कर दिए गए बाय द सिटोयन एंड सिटोयने। तो यहाँ पर जो स्पीचिंग है या एड्रेसिंग है उसको भी उसने अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। तो ये जो है उसने प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी यानी इक्वालिटी लाने के लिए किया। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर चर्चेस। कंट्रोल ओवर चर्चेस, जो चर्च थे उसको उसने अपने अंडर ले लिया और उन चर्च को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, बैराक्स में। बैराक्स मीन्स जो सेना की छोटी छोटी टुकड़ियां जहां पर रहती हैं, तो दे ही कन्वर्टेड द बिल्डिंग्स ऑफ चर्चेस इनटू बैराक्स और ऑफिसेस। अपने ऑफिसेस बना दिए या फिर सेना की छावनी जिसको हम कहते हैं बैराक्स, वहां पर खोल दिए। तो चर्चेस को भी उसने पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर हर पर्सन को वो धीरे धीरे अपने अगेंस्ट करता जा रहा है थ्रू देयर पॉलिसीज। अब लास्टली क्या हुआ, इससे फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट। अब सभी लोग जो है उसकी पॉलिसी से परेशान हो चुके थे, ठीक है। तो रॉबिस्पायर ने अपनी ये सारी पॉलिसी इतनी ब्रूटली वहां पर इम्प्लीमेंट की कि इवन जो उसके सपोर्टर्स थे, यानी जो जैकोबिन को यानी रॉबिस्पायर को जो सपोर्ट करते थे, वो भी रॉबिस्पायर के क्या हो गए, अगेंस्ट हो गए। अब इवन उसके सपोर्टर्स उसके अगेंस्ट हो जाएंगे तो क्या होगा कि उसकी गवर्नमेंट हिल जाएगी, ठीक है। और उसको क्या कर दिया गया, फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट। उसे कोर्ट में लेके जाया गया, कब, जुलाई 1794 उसे कोर्ट में ले जाया गया। सेम जो कोर्ट है, कोर्ट ने उसे गिल्टी जो है बनाया कि जो रॉबिस्पायर है he found guilty and on the next day he was guillotined। उसे लास्टली क्या कर दिया गया, गिलोटाइन। अब उसने ये सजा जो है वो दूसरों के लिए डिसाइड की थी, लेकिन लास्टली उसे भी यही सेम पनिशमेंट जो है उसे फेस करनी पड़ी, ठीक है। तो ये था रेन ऑफ टेरर। दिस पीरियड इज between 1793 to 1794। the leader of the government was Robespierre। He followed some policy. Due to this, the fall of the Jacobin government followed। In July 1794, the Robespierre was guillotined। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि अब जो जैकोबिन गवर्नमेंट है, जो मिडिल क्लास की गवर्नमेंट बनी थी, थर्ड एस्टेट ने जो गवर्नमेंट बनाई थी, वो भी क्या हो गई, अब खत्म हो गई। उसका लीडर खत्म हो गया तो गवर्नमेंट भी खत्म हो गई। अब गवर्नमेंट खत्म हो गई तो किस गवर्नमेंट बनी। अब उन्होंने देखा कि अभी भी किसी एक पर्सन के हाथ में अगर हम पावर दे देते हैं, चाहे वो हेरिडेटरी किंग है चाहे ऑर्डिनरी पीपल है, तो वो उस पावर का मिसयूज करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर उन्होंने अब जो गवर्नमेंट बनाई उसमें उन्होंने चेंजेस लाए। इसको हम कहते हैं अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब वहां पर किसका रूल हो गया, डायरेक्टरी का। अब ये डायरेक्टरी क्या थी, पहले क्या हो रहा था, सिंगल एक पार्लियामेंट बन रही थी, सिंगल एक असेंबली फॉर्म हो रही थी। फर्स्टली हमने उस असेंबली को नेम दिया था नेशनल असेंबली। देखो सभी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उसको हमने डिफरेंट पीरियड में डिफरेंट नेम दिया वहां फ्रेंच पीपल ने। फर्स्टली जो इलेक्टेड असेंबली थी उसको नेशनल असेंबली कहा गया था। सेकेंडली जो है फिर उसमें जो इलेक्टेड असेंबली थी उसको कन्वेंशन कहा गया, ठीक है। अब ये जो है सिंगल सिंगल थी। अब हमारे यहाँ पर क्या है, अब जैसे आप पार्लियामेंट देखते हो तो हमारे पार्लियामेंट में क्या है, 2 हाउसेज है ना, 2 हाउसेज है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो फ्रांस है, फ्रांस में भी अब क्या थी,
2 असेंबलीज थी। अब उन्होंने क्या किया, 2 इलेक्टेड असेंबलीज जो हैं वो वहां पर फॉर्म की। तो जैकोबिन क्लब के बाद जो है अब फिर से, क्योंकि मिडिल क्लास की पावर खत्म हो गई, तो वहां पर दोबारा से जो पावर है वो किन के हाथों में आ गई, वेल्दियर पर्संस के हाथों में। फिर से पावर जो है रिचर सेक्शन के हाथ में आ गई। अब इस रिचर सेक्शन ने फिर से वही चीज की कि जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन है, जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन है, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उनको राइट टू वोट फिर नहीं दिया गया। फिर से वही सिचुएशन आ गई। ठीक है, अंडर द जैकोबिन गवर्नमेंट ऑल द मैन हैव द राइट टू वोट, बट नाउ द पावर इज विद इन द हैंड ऑफ वेल्दियर पर्संस। वेल्दियर पर्संस के हाथ में पावर आ गई। उन्होंने फिर से वही रूल लागू कर दिया कि जो नॉन प्रॉपर्टी मैन है उनको राइट टू वोट नहीं दिया जाएगा। अब उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए। और क्या चेंज आया उसमें, दे फॉर्म 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, यानी ये क्या थी, एक तरह से 2 असेंबली जिसको उन्होंने इलेक्ट करते थे। अब ये इलेक्शन के बाद ये जो असेंबलीज हैं वो इसके बाद क्या करते थे, एक डायरेक्टरी को अपॉइंट करते थे। दे अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी। अब आप पूछोगे कि ये डायरेक्टरी क्या है। डायरेक्टरी इज अ ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स। अब मैं इसको आपको सिंपल उसमें लैंग्वेज में बताते हैं। जैसे हम अपने इंडिया का एग्जांपल है, तो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गए हमारे इंडिया जैसे, राज्यसभा और लोकसभा। डायरेक्टरी का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे यहाँ पर वो फिर क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायरेक्टरी थी। अब किसी एक सिंगल पर्सन को उन्होंने लीडर नहीं बनाया, जैसे कि पहले बनाया था रॉबेस्पायर को। अब एक सिंगल पर्सन को उन्होंने लीडर नहीं बनाया, बल्कि एक डायरेक्टरी बनाई जो क्या था, 5 मेंबर्स का ग्रुप था, कि किसी एक के हाथ में पावर ना जाए। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जब भी कोई पॉलिसी या लॉ बनाना होता था या कुछ भी डिस्कस करना होता था, तो ये डायरेक्टरी और लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दोनों में कभी नहीं बनती। हमेशा इनमें क्या हो जाते थे, क्लैश हो जाते। और क्लैश होने की वजह से हमेशा इनका जो डिस्कशन है वो डिसमिस हो जाता था। यानी कभी भी किसी पॉलिसी पर ये आपस में सहमति नहीं होते थे और आपस में इनमें टकराव हो जाता था। जैसे आप हमारे यहाँ पार्लियामेंट में देखते हो, कभी पार्लियामेंट हाउस का अंदर का आपने डिबेट देखा हो टीवी पर, तो वो दोनों ही ग्रुप कैसे लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से डिबेट डिस्कशन करते हैं और फिर कई बार जो है पार्लियामेंट डिसमिस हो जाती है। तो सेम वहां पर होता था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और इन डायरेक्टरी में आपस में कभी भी जो है वो कंसेंट नहीं होते थे एक बात पर, और उनमें क्लैश हो जाता था और डायरेक्टरी ऑलवेज डिस्पाइज। अब ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो कोई डिसीजन ही नहीं लिया जाएगा, कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, तो वहां पर क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई कि बार बार जो है गवर्नमेंट बन रही है, फॉलो आउट हो रही है, सक्सेसफुल नहीं हो रही गवर्नमेंट, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है फ्रांस में चल रही थी। अब दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पेव्ड द वे टू राइज द नेपोलियन बोनापार्ट। इससे किसको रास्ता मिल गया, नेपोलियन को फ्रांस पर रूल करने का रास्ता मिल गया। उसके बारे में हम लेटर ऑन फुल ऑन डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा नेपोलियन। तो यहाँ पर जो नेपोलियन का राइज हुआ फ्रांस में, वो किस कारण हुआ, ड्यू टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विद इन फ्रांस। अब जो है वेल्दियर पर्सन्स ने भी गवर्नमेंट बना के देख ली, नॉन वेल्दियर पर्सन्स ने भी बना के देख ली, किसी की भी सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। लेकिन इन सारे चेंजेस से कुछ आइडियाज जो हैं वो फुल ऑन जो है पूरे वर्ल्ड को मिले। पूरा वर्ल्ड कुछ आइडियाज से इंस्पायर हुआ। जिन आइडियाज में है सबसे पहले फ्रीडम। फ्रीडम का आइडिया जो है वो हमें इस फ्रांस से मिला। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, equality before the law. It was also introduced by the French people fraternity.
ये कुछ आइडियाज थे जो बाद में जो बाकी जो यूरोप की कंट्रीज थी और ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को मूवमेंट के लिए उन्होंने इंस्पायर किया। ठीक है, सो दीज वर द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नाउ आपने वुमेन्स के बारे में पढ़ लिया, हमने देख लिया कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो वहां सक्सेसफुल नहीं हुई। हमने कहा कि वुमेन्स को तो कभी राइट टू वोट दिया ही नहीं गया, तो वुमेन्स की क्या सिचुएशन थी फ्रांस में। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या वुमेन्स ने भी अपने राइट्स के लिए वहां पर रेवोल्यूशन किया। इससे पहले कि इस क्वेश्चन को हम आंसर करें, हम देखते हैं कि जो वुमेन्स हैं उसकी वहां पर क्या सिचुएशन थी। इन द स्टार्टिंग वुमेन्स वर एक्टिव पैसिव, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे। आपने स्टार्टिंग में भी इसमें चैप्टर में देखा कि जब बास्टिल को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, राशन शॉप पर अटैक किया जा रहा था, उसमें कौन इंक्लूडेड था, वुमेन्स। सो इन द अर्ली that हम देखते हैं कि वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या वुमेन्स ने भी अपने लिए रेवोल्यूट किया। तो जो अर्ली इयर्स हैं, यस वुमेन रेवोल्यूट फॉर देयर राइट्स। स्टार्टिंग में अब हम देखेंगे कि वुमेन्स की वहां क्या सिचुएशन थी और उन्होंने किस तरीके से अपने जो है राइट्स के लिए वहां पर प्रोटेस्ट किया। तो अर्ली इयर्स जो थे, अर्ली इयर्स में they were active participants, उन्होंने जितने भी इवेंट्स हुए फ्रेंच सोसाइटी में उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, चाहे वो बास्टिल को डिस्ट्रॉय करने की बात थी, राशन शॉप्स पर अटैक करने की बात थी, रेवोल्यूशन की बात थी, तो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। अब उनका पार्टिसिपेट करने के पीछे मोटिव क्या था कि जब भी जो गवर्नमेंट बनेगी वो उनकी लाइफ में जो है कुछ इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी। अब किस तरीके के इम्प्रूवमेंट, पहले हम देखते हैं कि उनकी लाइफ कैसी थी। जो थर्ड स्टेज की वुमेन्स हैं उनको अपने जीने के लिए उनको भी क्या करना पड़ता था, वर्क करना पड़ता था। they had to go outside and work for their living। ठीक है, दूसरी चीज जो ये थर्ड स्टेज की वुमेन्स थी उनको नो एजुकेशन, उनको कोई भी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती थी। दे हैव नो राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेज की जो वुमेन्स थी वो ही जो है वो कॉन्वेंट में जाकर, चर्च में जाकर दे हैव द राइट टू एजुकेशन, उनके पास ही क्या था, सिर्फ उनको एजुकेशन दी जाती थी। और आफ्टर द एजुकेशन, जब उनकी एजुकेशन हो जाती थी, दे वर मैरिड, तो उनको छोटी ही एज में जो है उनकी क्या कर दी जाती थी, मैरिज कर दी जाती थी। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है वो नोबल फैमिलीज की डॉटर की थी। थर्ड की जो थर्ड स्टेज है उसमें बर्डन जो था, बर्डन ऑफ फैमिलीज, कि जो फैमिलीज का सारा बर्डन था वो भी किसके उस पर था, वुमेन्स पर। अब उनको जो है वर्क तो करना ही होता था लिविंग के लिए, लेकिन उसके साथ साथ फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हीं वुमेन्स पर होती थी। खाना बनाना, पानी लेकर आना, ब्रेड के लिए क्यू में खड़े रहना, ठीक है, बच्चों की देखभाल करना, ये सारा काम जो है वो वुमेन्स का होता था। अब वो बाहर भी काम करती थी, ठीक है, लेकिन वहां पर भी एक जो है वहां पर भी कैश था कि इसके बदले जो उन्हें अर्निंग होती थी, अर्निंग मीन्स वेजेस, जो उन्हें वर्क के बदले वेजेस दी जाती थी, दैट वर नॉट इक्वल टू मैन। यहाँ पर मैन और वुमेन में यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन था कि उनको जो वेजेस है दैट वर लेस देन मैन। सेम वर्क के लिए जो है मेन को ज्यादा पे किया जाता था और वुमेन्स को कम पे किया जाता था, जबकि काम सेम किया जा रहा था। सो अनइक्वल वेजेस,
अनइक्वल वेजेस जो है वो उनको प्रोवाइड की जाए। सो दीज वर द सिचुएशन ऑफ द वुमेन्स इन अर्ली ईयर्स। अब जब ऐसी सिचुएशन को वो फोर्स फेस कर रही थी, हमने जब पॉलिटिकल क्लब का कंसेप्ट पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि मेंस के साथ साथ वुमेन्स ने भी पॉलिटिकल क्लब बनाने शुरू किए। सो दे फॉर्म्ड द पॉलिटिकल क्लब्स। उन्होंने क्या बनाना शुरू किया अपने लिए, पॉलिटिकल क्लब्स, ताकि उन्हें भी उनकी राइट्स मिल सके, उनके इंटरेस्ट को भी गवर्नमेंट ध्यान रखे। और ऐसे ही 60 वुमेन्स क्लब्स जो हैं वहां पर फॉर्म किए गए, जिसमें से एक जो है, जैसे कि वहां जैकोबिन क्लब फेमस था, इंपॉर्टेंट था मेंस में, तो यहाँ अंडर द वुमेन द सोसाइटी ऑफ revolutionary and republic women, ये आपको नेम याद रखना है, द फेमस पॉलिटिकल क्लब ऑफ वुमेन। ठीक है, उसका नाम क्या था, मेंस का था जैकोबिन क्लब, और वुमेन्स का पॉलिटिकल क्लब कौन सा था, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन। और इस क्लब की क्या डिमांड्स थी, इनकी डिमांड्स क्या थी कि जो वुमेन्स है उनको भी क्या मिले, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। वुमेन्स जो है उनको भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स का मतलब क्या है, क्योंकि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसने वुमेन्स को बहुत डिसअपॉइंटेड किया था। जो वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसने वुमेन्स को क्या बना दिया था, पैसिव सिटीजन्स बना दिया था, कि हम जो लॉज या हम जो भी चीजें बनाएंगे आप सिर्फ उसको फॉलो करोगे, आप उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उसमें कोई सजेशन नहीं दे सकते। तो इसलिए उनका यहाँ पर मेन जो एम था वो क्या था, द सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन। ठीक है, अब कैसे पॉलिटिकल राइट्स, कौन कौन से पॉलिटिकल राइट, सबसे पहले उनको क्या मिले, राइट टू वोट। सबसे पहले उनको क्या था कि उनको राइट टू वोट मिलना चाहिए, जैसे मेंस के पास है। ठीक है, दूसरी चीज कि उनको भी जो है टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, जैसे कि जो मेल मेंबर्स असेंबली के मेंबर्स होते हैं मेल्स, ऐसे ही उनको भी इलेक्शंस में खड़ा होने दिया जाए, यानी वो भी असेंबली में एक सीट जो है उनकी होनी चाहिए। ठीक है, एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। जैसे अब हमारे यहाँ पर क्या है कि वुमेन्स की सीट जो है रिजर्व है, पॉलिटिकल जो बॉडीज हैं उनमें पंचायत है, चाहे हमारा एमएलए के होते हैं, एमपी के होते हैं, सीट रिजर्वेशन है वुमेन्स की, तो वहां पर उस पॉलिटिकल बॉडीज में हमें वुमेन्स भी दिखाई देती हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से मिली हैं, क्योंकि वुमेन्स ने क्या किया फ्रांस में, इसके लिए रेवोल्यूशन किया कि हमें मेंस के सेम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स चाहिए। ये पॉलिटिकल राइट्स कौन कौन से होने चाहिए, पहला राइट हमें मिलना चाहिए राइट टू वोट, दूसरा हम भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सके और हम भी जो है असेंबली का हिस्सा बन सके, मेंबर बन सके, थर्ड कि हमें भी जो है पॉलिटिकल ऑफिस में वर्क करने दिया जाए। तो ये जो चीज थी, ये जो है वो पॉलिटिकल क्लब्स जो बने थे वुमेन्स के, उनके एम थे। अब स्टार्टिंग के जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने कुछ चेंजेस लेकर आए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं चेंजेस इन वुमेन्स लाइफ। ऊपर लिखती हूँ मैं इसे, इन सारे रेवोल्यूशन और प्रोटेस्ट से जो है क्या चेंजेस आए, जो वहां पर रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी उसने कुछ इंट्रोड्यूस लॉज इंट्रोड्यूस किए, लॉज वर इंट्रोड्यूस्ड to improve the situation of women। अब ये देखो कि मैंने अर्ली टाइम में उनकी क्या आपको जो है सफरिंग्स बताई थी, कि सबसे पहले जो वुमेन्स हैं उनको पढ़ने का राइट नहीं था, एजुकेशन राइट नहीं था।
तो वहां पर जो है स्कूल ओपन किए गए, तो वहां पर जो है स्टेट स्कूल्स बनाए गए, स्टेट स्कूल्स वर क्रिएटेड, स्कूलिंग जो है वो, फिर स्कूलिंग जो है वो क्या कर दी गई वहां पर, कंपल्सरी, स्कूलिंग वाज कंपल्सरी नाउ। अब स्कूलिंग जो है वो क्या हो गई थी, कंपल्सरी हो गई थी, किसके लिए, फॉर ऑल गर्ल्स। पहले हमने कहा कि जो सिर्फ थर्ड सेकेंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट की गर्ल्स हैं, कुछ वेल्थियर पर्संस की जो डॉटर्स हैं वही सिर्फ पढ़ती थी, लेकिन अब जो है स्कूलिंग कंपल्सरी कर दी गई सभी गर्ल्स के लिए। इसके बाद कि जो फादर हैं, क्योंकि उन्होंने वो क्या करते थे, छोटी उम्र में उनकी मैरिज कर देते थे, सो नाउ दे वर नॉट फोर्स्ड फॉर मैरिज। अब उनके फोर्सफुली जो है मैरिज नहीं की जा सकती थी, उनके विल के अपोजिट जो है उनको उनकी शादी नहीं की जा सकती। अब मैरिज में भी जो है उन्होंने क्या करा, कुछ और इम्प्रूवमेंट किया। क्या किया कि जो मैरिज वाज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज में जो है वो किस पर होती थी, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पर क्या होता था कि अगर जो है हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है तो दे कैन अप्लाई फॉर द डाइवोर्स। ठीक है, तो ये क्या है कि जो वहां पर डाइवोर्स है, डाइवोर्स वाज मेड लीगल। कि अगर आप नहीं एक के साथ रहना चाहते हो तो आप डाइवोर्स ले सकते हो, और ये जो फैसिलिटी है वो मैन एंड वुमेन दोनों ही जो है इसके लिए रजिस्ट्रेट कर सकते थे, इसके लिए अप्लाई कर सकते थे डाइवोर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो सोशल राइट्स हैं वो वुमेन्स को मिलने शुरू हुए। अब वुमेन्स जो है वो क्या कर सकती थी, दे वर ट्रेन्ड फॉर द जॉब। अब उनको भी जो है क्या दी जाती थी, जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है, जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगी, और इसके साथ साथ वो कोई अपना आर्टिशियंस का या कोई स्मॉल बिजनेस भी कर सकती थी। अब बिजनेस लाइन में भी जो है क्या आ गई थी, वुमेन। तो इस तरीके से कुछ चेंजेस आए आफ्टर द प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर आप देखते हो कि सारे जो चेंजेस थे, दीज चेंजेस रिलेटेड टू द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ वुमेन, है ना। यहाँ पर कोई भी उनको राइटिंग जो वोटिंग राइट है वो नहीं मिला, है ना, इलेक्टेड असेंबली का राइट नहीं मिला, तो इट मीन्स यहाँ अभी भी उनको पॉलिटिकल राइट नहीं मिले थे जिसके लिए वो फाइट कर रहे थे। तो जो न्यू गवर्नमेंट आई उसने क्या किया कि जो वुमेन्स क्लब हैं उनको बंद करा दिया ताकि वो पॉलिटिकल राइट के लिए फाइट ना करें। वुमेन्स क्लब को बंद करवा दिया, और जो वुमेन्स जो उनकी प्रोमिनेंट वुमेन्स थी जो लीडरशिप कर रही थी उन वुमेन्स को अरेस्ट कर लिया गया और उनको क्या कर दिया गया, एक्सिक्यूटेड कर दिया गया, यानी कि मींस उनको दे वर सेंटेंस टू डेथ। तो इस तरीके से वोटिंग राइट और इक्वल वेजेस, अभी भी ये दो चीजें जो हैं वो कई सालों तक जो है वुमेन्स उसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन लास्टली जो है क्या हुआ कि 1946 when they got the right to vote, 200 years वो इस चीज के लिए स्ट्रगल करते हैं। Okay students, this was about the women, how they revolute for their rights and how